आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 2024 का। इसके ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं, उसकी वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे कहा गया है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हमें बताना है दो प्रॉपर्टी। तो पैरेललोग्राम बेसिकली एक होता है क्वाड्रिलेटरल, इसकी बताना हमें प्रॉपर्टीज। तो ये पैरेललोग्राम है और प्रॉपर्टीज मतलब होता है उसकी विशेषता है। अब इसमें क्या विशेष बात है तो देखिए, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे हम? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने वाली साइड। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आप इसका नाम देख के भी बता सकते हैं। इसका नाम है पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में आ रहा है वर्ड पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जब दो साइड पैरेलल हो तो उन्हें पैरेलल कहा जाता है, जिनके बीच की गैप क्या हो, सभी जगह पे उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, सेम। तो उन दोनों लाइनों को क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड इसकी क्या होती है? पैरेलल होती है। तो हमसे दो प्रॉपर्टी पूछी थी, लेकिन हम इससे ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस एग्जाम में आपसे चार प्रॉपर्टी पूछे तो आप वो भी बता सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? ये वाला जो एंगल है पैरेललोग्राम में, ये इस एंगल के इक्वल होता है, जो कि आप देख सकते हो। ये वाला लेस देन राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, और ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं इसमें? इक्वल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी क्या होते हैं इसमें? इक्वल। तो इन्हें भी क्या कहा जाता है? अपोजिट एंगल्स। ये वाला और ये वाला अपोजिट है और ये वाला और ये वाला एंगल अपोजिट है। तो थर्ड प्रॉपर्टी होगी हमारी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए अब इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? जो इसके डायगोनल से, डायगोनल मतलब होता है एक डायगोनल वो होता है जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दे, या आप ये कह सकते हैं कि एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट कर दे। वर्टेक्स का मतलब होता है कोने। तो इस कोने से मैंने इसको मिला दिया, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आप डायगोनल। और इस कोने को मैंने इससे मिला दिया, तो डायगोनल क्या होता है? which connect two vertex in a polygon is called diagonal। तो इसमें डायगोनल क्या करते हैं? डायगोनल करते हैं इसमें बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करना अलग बात है और इक्वल होना अलग बात है। इक्वल का मतलब होता है उन दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। लेकिन बाइसेक्ट का मीनिंग ये होता है ये दोनों लाइनें एक दूसरे को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट रही है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? बाइसेक्ट। लेकिन अगर मैं कहूं ये दोनों लाइन के बारे में क्या कहेंगे? तो ये होती है दोनों आपस में इक्वल। तो इक्वल का मतलब होता है लेंथ इक्वल है दोनों की, और बाइसेक्ट का मतलब होता है ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसमें डायगोनल क्या करते हैं? इसमें बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो ये फोर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई। हमें करना है सिंप्लीफिकेशन एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारा जो आंसर आना चाहिए वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं आना चाहिए, बल्कि कौन से फॉर्म में आना चाहिए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है पावर वाला फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसका सिंप्लीफिकेशन। 3⁻³ ये तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब मैं इसे लिखने जा रहा हूं 1/8 को 1/2³ इसे ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्योंकि अगर आप 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 मिलेगा आपको। इसे मैं लिख सकता हूं 8 = 2³। तो मैंने 8 को 2³ से क्या कर दिया? मैंने रिप्लेस कर दिया। 3⁻³ देखिए अब ये पावर प्लस की है। अगर ये पावर ऊपर जाएगी, ये बेस और पावर अगर ऊपर जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगी पावर माइनस की, और अगर माइनस की होती तो क्या की हो जाती है? प्लस की। तो देखिए अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पे पावर सेम
जब भी पावर सेम होती है तो आ जाती है एक कॉमन पावर, दोनों की क्या आ जाएगी, एक कॉमन पावर। पावर इसकी भी -3 है और इसकी भी -3 है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लिख के क्या लगा देंगे, पावर -3। अब इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 × 2⁻³ 3 2 हो जाएगा 6 और आंसर आ जाएगा हमारा 6⁻³ तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सिंपलीफाई। और ये जो हमारा आंसर है ये किसमें है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उसने क्या कहा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, हमने लिख दिया इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 6 पेन कॉस्ट 24 रुपीस, अगर 6 पेन की कीमत 24 रुपीस है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स, तो 8 पेन की कीमत क्या होगी। देखिए इसे हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आपका जो चैप्टर है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का, एक उस मेथड से सॉल्व हो सकता है और आपको उसी से सॉल्व करना है, ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन एक और मेथड है जिसका नाम है यूनिटरी मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, आपको 6 पेन की कॉस्ट दी है 24 रुपीस, ठीक है, आपको फाइंड करना है 8 पेन की कॉस्ट। तो आप पहले क्या करेंगे, आपको करना है 6 से पहले 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करना है, और 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट है तो 1 की वैल्यू होगी डिवाइड करके, तो 1 पेन की वैल्यू आ जाएगी 24/6 मतलब 4 रुपीस। जब आपके पास 1 की वैल्यू हो और किसी की भी वैल्यू आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई। अब 8 पेन तो 8 इंटू आ जाएगा 4 रुपीस और आपका आंसर आ जाएगा 32 रुपीस। लेकिन आपको इस मेथड से नहीं, आपके लिए अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाली मेथड से करें। तो सबसे पहले बच्चे एग्जाम में गलती ये करते हैं कि जब ये क्वेश्चन आते हैं तो चेक नहीं करते कि हमारा जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, और उनका क्वेश्चन हो जाता है हमेशा गलत, क्योंकि वो अधिकतर क्या करते हैं, वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो वेरिएबल्स है, उसमें जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, एक वेरिएशन आपके पास पेन का और दूसरा वेरिएशन आपका कॉस्ट का। जब एक की वैल्यू बढ़ने पे दूसरे की वैल्यू बढ़े तब उसे कहते हैं डायरेक्ट। तो देखिए पेन बढ़ेगा तो क्या कॉस्ट भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ज्यादा पेन मतलब ज्यादा कॉस्ट। तो ये जो हमारा प्रोपोर्शन है, कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। हमसे क्या पूछा है, 8 पेन की कीमत। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा है उसको क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज इक्वल टू x। 8 पेन की कीमत क्या मान लिया हमने, x। अब इसके बाद हम लिखते हैं हमारे प्रोपोर्शन, पेन और क्या दिया हमें, कॉस्ट। ठीक है, अब जब पेन की संख्या, नंबर ऑफ पेन जब है 6 तब उसकी कॉस्ट है 24। 6 पेन की 24 तो पेन के नीचे उसकी कॉस्ट लिखेंगे। हमसे पूछेंगे 8 पेन की, जो हमें नहीं मालूम तो हमने क्या वैल्यू से x, तो 8 पेन की कीमत होगी x। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बिल्कुल क्वेश्चन सेम होगा। लेकिन यहां से क्वेश्चन बदल जाएगा, अगर हमारा प्रोपोर्शन डायरेक्ट है तो हम इन दोनों का रेशियो इक्वल में लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है तो हम इन दोनों के मल्टीप्लाई को इक्वल में लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट की पहचान होती है कि वेरिएबल का जो रेशियो रहता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो 6/24 इज इक्वल टू 8/x। अगर ये डायरेक्ट है तो ऐसा लिखेंगे, अगर ये इनडायरेक्ट होता तो हम ऐसा लिखते हैं 6 × 24 इज इक्वल टू 8 × x। ये है इनडायरेक्ट की पहचान। अभी हमारा जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है तो हमें निकालना है x की वैल्यू। x अपॉन में है तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालना है तो x साइड चेंज करेगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये 24 है, ये डिवाइड में उधर गया तो क्या हो जाएगा 8 के मल्टीप्लाई में 8 × 24, और ये जो 6 है ये कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में। आप कैंसिल कर सकते हैं, आप 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू आ चुकी है 8 4 जा 32। तो क्या है, x क्या माना था हमने, द कॉस्ट ऑफ 8 पेन।
द कॉस्ट ऑफ 8 पेन विल बी 32 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32 रुपीज। अगला क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट। हमें आइडेंटिफाई करना, हमें पहचानना है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स और इनडायरेक्ट एक ही बात है। फॉलोइंग दिए गए क्वेश्चन में से और लिखना हमें कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। पहला क्वेश्चन है हमारा द एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेटेड लैंड का एरिया, कल्टीवेटेड लैंड मतलब होता है जिस जमीन पे कल्टीवेशन हो चुका है, मतलब फसल कट चुकी है, उसका एरिया। एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, और जो काटी गई फसल है वो। ये दो प्रोपोर्शन दे रखे हैं, सॉरी दो वेरिएबल दे रखे हैं आपको। तो देखिए अगर अगर एरिया ऑफ कल्टीवेशन, एरिया ऑफ कल्टीवेशन, अगर एरिया ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा है, अगर कल्टीवेटेड एरिया अगर ज्यादा है तो ज्यादा फसल की मात्रा होगी। अगर कम एरिया पे अगर फसल कटी है, कम एरिया पे अगर कल्टीवेशन हुआ है तो फसल की मात्रा भी, फसल की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी आपकी कम। तो जैसे जैसे कल्टीवेटेड एरिया बढ़ेगा, क्रॉप हार्वेस्टेड, जो हार्वेस्टिंग वाली आपकी क्रॉप है, जो आपकी फसल है, तो फसल की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। और अगर कल्टीवेशन एरिया अगर कम है तो आपका जो क्रॉप है उसकी भी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये क्या हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक चीज के बढ़ने में दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो ज्यादा एरिया में अगर कल्टीवेशन होगा तो जो आपकी क्रॉप है वो भी क्या होगी, अमाउंट में ज्यादा होगी। अब सेकंड वाले पे आते हैं हम, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, एक देश की जनसंख्या। तो पहला वेरिएशन हो गया हमारे पास एक देश की जनसंख्या। एंड द लैंड एरिया पर पर्सन। अब हमें इसे समझना पड़ेगा कि लैंड एरिया पर पर्सन क्या होता है। लैंड एरिया पर पर्सन मतलब होता है, पर पर्सन मतलब होता है एक आदमी या एक व्यक्ति, एक व्यक्ति पर एरिया। मान लो किसी शहर का एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और उस शहर की आबादी है 10। कितनी है 10। उस शहर में 10 लोग रहते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि हर एक के पास कितना एरिया है, लैंड एरिया पर पर्सन कितना है, तो आप क्या कहेंगे 100 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हर एक आदमी के पास कितना एरिया आ गया है 10 किलोमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो लोग हैं ये 10 से बढ़ के कितने हो गए, अब ये हो गए 20। अब कितने हो गए हैं, ये हो गए 20। लेकिन शहर का जो एरिया है वो अभी भी कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब लैंड एरिया पर पर्सन क्या है, तो आप क्या बोलोगे 100 डिवाइडेड बाय 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर किलोमीटर। क्या आ जाएगा आपका आंसर 5 स्क्वायर किलोमीटर। तो पहले हर एक आदमी के पास कितनी जमीन थी 10 स्क्वायर किलोमीटर, अब कितनी है 5 स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या समझे आप, आदमी पहले 20 थे, अब कितने हो गए, सॉरी आदमी पहले कितने थे 10 थे, अब कितने हो गए 20। मतलब आदमी बढ़े तो एरिया क्या हो गया कम हो गया। एरिया कम नहीं हुआ, लैंड एरिया पर पर्सन कम हुआ। शहर का एरिया तो उतना ही है। मान लीजिए भारत है, अब भारत की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो भारत का एरिया तो उतना ही है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का एरिया तो फिक्स है, लेकिन लैंड एरिया पर पर्सन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे पर पर्सन को मिलने वाला लैंड एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ेंगे लैंड एरिया पर पर्सन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। पहले 10 लोग थे तो 10 था, अब 20 लोग हो गए तो कितना हो गया लैंड एरिया पर पर्सन 5 हो गया। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, जब एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज कम हुई तब कौन सा प्रोपोर्शन होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सेकंड में हमारा आंसर हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व x+2 into x+3 बाय यूजिंग ऊर्ध्व-तिर्यक फॉर्मूला। बाइनोमियल का बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज करके ऊर्ध्व-तिर्यक फॉर्मूला। अब ये देखिए ऊर्ध्व-तिर्यक फॉर्मूला क्या है। ऊर्ध्व हिंदी में ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकल। क्या होता है वर्टिकल।
और तिर्यक मतलब होता है ऐसे। ये तिर्यक रेखा आपने ट्रांसवर्सल इंग्लिश में कहते हैं, आपने सुना होगा तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा ऐसी होती है क्रॉस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम? तिर्यक, सॉरी ऊर्ध्व। तो ऊर्ध्व का मतलब वर्टिकल और तिर्यक का मतलब ऐसे ट्रांसवर्सल टाइप मान सकते हो आप। तो उस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, ठीक है। अब x + 2 का मल्टीप्लाई करना हमें x + 3 में। तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या आ रहा? ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब वर्टिकल, तो सबसे पहले हमें वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। x में x का और 2 में 3 का वर्टिकल। तो x में x का मल्टीप्लाई क्या होता है? x², और 3 में 2 का मल्टीप्लाई क्या होता है? ये होता है 6। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? तिर्यक मल्टीप्लिकेशन। तो तिर्यक का मतलब होता है ट्रांसवर्सल। तो ये हमने तिर्यक रेखा बना दी है ना। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? x का। तो 3x और x का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 में, तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। साइन का मल्टीप्लाई भी हो गया, प्लस का 2 है, प्लस का x है तो प्लस का साइन लगना है, प्लस का 3 है, प्लस का x है तो प्लस का साइन लगना है। पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा, फिर नंबर्स का और फिर वेरिएबल्स का। अब जो हम लाइक टर्म है उनको हम ऐड कर सकते हैं। ये जो 3x है और ये 2x है, ये कौन से टर्म है? लाइक टर्म्स। तो x² प्लस, अब ये लिख लेते हैं 3 + 2x क्या हो गया? ये 5x प्लस हमारा जो कांस्टेंट है वो हो गया 6। तो इन दोनों का ऊर्ध्व तिर्यक फॉर्मूले से जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आया वो आया x² + 5x + 6। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35। 35 का हमें बताना है स्क्वायर, लेकिन सिंपल टेक्निक से नहीं, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एकाधिक प्रोवेड। एकाधिक प्रोवेड मतलब क्या होता है? पहले ये समझो आप। एकाधिक वर्ड आ रहा है इसमें, एक अधिक। एक अधिक का मतलब होता है +1, अगर 2 है तो 3, 3 है तो 4। एक अधिक, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? एक ऐसी मेथड है एकाधिक प्रोवेड जिससे ऐसे नंबर का स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं इजीली जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो? डिजिट 5 आ रहा हो, जिसका 1th डिजिट या कहे हम यूनिट डिजिट क्या है जिसमें 5। अब 35 का हमें निकालना है स्क्वायर। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे लिखना पड़ेगा 35 * 35 बाय यूजिंग एकाधिक प्रोवेड मेथड। अब एकाधिक प्रोवेड क्या सुनिए, ये सिर्फ उसी के लिए काम में आ सकती है, उसी के लिए यूजफुल है, उसी नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए जो नंबर 5 पे एंड हो रहा है। जो नंबर 5 पे एंड नहीं हो रहा उसके लिए ये मेथड नहीं है। तो 5 * 5 हम लिख देंगे यहाँ पे 25। यहाँ पे 25 फिक्स है। इस मेथड में हमेशा इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है? 25। लेकिन इस बॉक्स में क्या आएगा? जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो क्या है? वो है 3। अब ये जो मेथड का नाम है वो इसी वजह से पड़ा। ये जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे एक अधिक का, इसलिए तो आया नाम एकाधिक, मतलब एक अधिक। तो 3 + 1 क्या होता है? 4 होता है। तो 3 के बाद जस्ट इसका जो सक्सीसर है वो क्या है? 4 है। तो 3 से 4 को क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम किससे करते? 6 से। अगर यहाँ पे 10 होता तो किससे करते हम? 11 से। लेकिन ये जो 25 है ये क्या है? हमेशा ये फिक्स होगा आपका। 3 4 हो जाएगा 12 और 25 का आ जाएगा 25। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस मेथड से आप सिर्फ 5 सेकंड में क्या निकाल सकते हैं? किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर जो किस पे एंड हो रहा हो? 5 पे एंड हो रहा हो। तो ये हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या हुए? कंप्लीट।